तो देखो ये बैंकर्स एल्गोरिथम होती है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ही कोई भी प्रोसेस सिस्टम के अंदर एंटर करी ना, फॉर एग्जांपल P1 ने सिस्टम के अंदर एंटर किया, तो ये क्या बताएगी? अपनी मैक्सिमम नीड बताएगी कि, और क्या है इसकी मैक्सिमम नीड, कि मुझे ये वाले रिसोर्सेज चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए, R3 चाहिए। ये क्या बताएगी कि उसको है ना R1 चाहिए, R2 चाहिए, R3 चाहिए, और इन सारे रिसोर्सेज के कितने कितने इंस्टेंस इसको रिक्वायर्ड है। तो सिस्टम में जैसे ही एंटर करी, इसने क्या बता दी? मैक्सिमम नीड बता दी। उसके बाद में क्या होगा? जैसे सिस्टम में 10 रिसोर्सेज है, तो ये जो P1 जो प्रोसेस की जो मैक्सिमम नीड है ना, इस टोटल नंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कमी होगी। जैसे यूजर ने क्या किया, सेट ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद में जो सिस्टम है ना, ये डिटरमाइन करता है कि अगर ये सेट ऑफ रिसोर्सेज ये प्रोसेस को प्रोवाइड करवा देगा ना, तो सिस्टम सेफ स्टेट में होगा या नहीं होगा। अगर सेफ स्टेट में होगा सिस्टम, तो क्या होगा? जितने भी रिसोर्सेज इस P1 प्रोसेस ने मांगे हैं ना, वो अलोकेट कर देंगे। और अगर ये सेफ स्टेट में नहीं होता है, तो क्या होगा? ये जो प्रोसेस है ना P1, वो ये वेट करेगी कि कोई दूसरी प्रोसेस रिसोर्सेज को रिलीज कर दे, और तब इसको ये रिसोर्सेज अलोकेट हो जाए। तो इस बैंकर्स एल्गोरिथम में कुछ टर्म्स भी होती है। पहली टर्म है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, और इन रिसोर्सेज के कितने टाइप अवेलेबल है। ठीक है, हर रिसोर्सेज के कितने कितने टाइप अवेलेबल है। उसके बाद में सेकेंड टर्म आती है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? कि मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड ऑफ ईच प्रोसेस। थर्ड टर्म है अलोकेशन। अलोकेशन का मतलब ये होता है कि हर टाइप के कितने नंबर ऑफ जो रिसोर्सेज है ना, करंटली प्रोसेस को अलोकेटेड है। जो करंटली अलोकेशन है ना, वो किस में आएगा? वो किस में आएगा? अलोकेशन के अंदर आएगा। और फोर्थ टर्म है नीड। नीड का मतलब ये होता है कि अब जो प्रोसेस है ना, उसको अलोकेशन तो मिल गया, लेकिन अब इस P1 प्रोसेस को कितने और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, जितने भी इसमें लिख सकती हूं मैं, रिमेनिंग रिसोर्स नीड आती है, रिमेनिंग रिसोर्स नीड आती है इस नीड के अंदर। तो ये कुछ टर्म्स थी। अब हम देखते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम का एग्जाम्पल। तो देखो ये है ना बैंकर्स एल्गोरिथम का एग्जाम्पल है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है? 5 नंबर ऑफ प्रोसेस है। इसमें अलोकेशन गिवन होगा और मैक्सिमम नीड गिवन होगी। यहाँ पर देखो ये रिसोर्सेज है। जो रिसोर्स ए है ना, उसके कितने इंस्टेंस अवेलेबल, कितने इंस्टेंस है? 10। जो रिसोर्स बी है, उसके कितने इंस्टेंस है? 5। और जो रिसोर्स सी है, उसके कितने इंस्टेंस है? 7। तो यहाँ पे गिवन है अलोकेशन किसका? रिसोर्स ए का, बी का और सी। प्रोसेस P1 को ए का कितना इंस्टेंस मिला? अलोकेटेड है 0, बी का 1 रिसोर्स अलोकेटेड है, और सी का 0 इंस्टेंस अलोकेटेड है। ऐसे जो प्रोसेस P2 है, उसको जो रिसोर्स ए है ना, उसके 2 इंस्टेंस अलोकेटेड है, बी का 0 इंस्टेंस और सी का 0 इंस्टेंस। ये सब अलोकेटेड रिसोर्सेज हैं जो कि ईच प्रोसेस को मिले हुए हैं। यहाँ पर है मैक्सिमम नीड। इसका मतलब ये है कि जो P1 प्रोसेस है, उसको जो रिसोर्स ए है ना, उसके कितने मैक्सिमम इंस्टेंस की ज़रूरत है? 7 इंस्टेंस की ज़रूरत है। बी जो रिसोर्स है, उसके 5 इंस्टेंस की ज़रूरत है, और सी जो रिसोर्स है, उसके 3 इंस्टेंस की ज़रूरत है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या है? अलोकेशन और मैक्सिमम नीड भी गिवन है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? जो अलोकेशन है ना ईच इंस्टेंस का, उसको प्लस करेंगे। यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 5। इन सबको प्लस करेंगे 2, और ए वाले को प्लस करेंगे तो आएगा 7। तो अब अगर मुझे, तो देखो यहां पे क्या लिखा है? ए के कितने हैं? 10, बी के 5 है, और सी के कितने टोटल है? 7 इंस्टेंस है। तो जो अलोकेटेड है वो कितने हैं? ए के कितने अलोकेटेड हो गए?
7 अलोकेटेड हो गए, बी के कितने अलोकेटेड है, 2 अलोकेटेड है, और सी के कितने अलोकेटेड रिसोर्सेज, 5 रिसोर्सेज अलोकेटेड है। तो अगर अब हमको जो अवेलेबिलिटी निकालनी है कि जो करंट में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे यहाँ पे क्या आया 3, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2। तो ये 3 3 2 क्या हो गए, करंट अवेलेबिलिटी हो गई कि भाई अब कितने अवेलेबल है, जो ए रिसोर्सेज है उसके 3 इंस्टेंस अवेलेबल है, बी रिसोर्स के भी 3 इंस्टेंस अवेलेबल है, और सी रिसोर्स के भी 2 इंस्टेंस अवेलेबल है। अब देखो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने ये कैलकुलेट कर लिया और अवेलेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना होगा अवेलेबल और रिमेनिंग नीड इन तीनों रिसोर्स की। तो अगर अपन को सबसे पहले निकालेंगे रिमेनिंग नीड, तो रिमेनिंग नीड निकालने का फॉर्मूला होगा मैक्सिमम नीड माइनस अलोकेशन। अगर मैं कर दूंगी तो क्या आएगा, रिमेनिंग नीड आ जाएगी। तो देखो मैक्सिमम नीड में से अगर मैं अवेलेबिलिटी को, अगर मैं अलोकेशन को लेस करूं तो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग नीड। देखो P1 प्रोसेस को कितने अलोकेटेड है, 0 1 0, और P1 प्रोसेस को कितनी रिक्वायरमेंट है, नीड कितनी है 7 5 3 की, तो रिमेनिंग आ जाएगा। इनको माइनस करूंगी तो मैं P1 में 0 में से 7 माइनस करूंगी तो आएगा 7, B में से B को माइनस करना है, 1 में से 5 को माइनस करूंगी तो आएगा 4, और C को C में से माइनस करना है तो यहाँ पे आएगा 3। ऐसे ही P2 प्रोसेस का भी निकालेंगे, 2 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 1, 0 में से 2 लेस करेंगे 2, और 0 में से 2 लेस करेंगे अगेन 2। उसके बाद में P3 प्रोसेस का निकालेंगे 6 0 0, P4 प्रोसेस को निकालेंगे ऐसे ही 2 1 1, और P5 प्रोसेस को भी निकालेंगे रिमेनिंग नीड। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये करंट अवेलेबिलिटी कितनी है, ए रिसोर्स की 3 3 एंड 2, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ए के कितने अवेलेबल है 3, बी के भी 3 और सी के भी 2, ये करंटली अवेलेबल है। तो देखो अब अपन को पता चल गया कि ईच प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की अब रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास में कितने हैं 3 3 2, ए के 3 अवेलेबल है इंस्टेंस, बी के 3 और सी के 3। तो सबसे पहले देखो क्या P1 प्रोसेस को अवेलेबल 3 3 2 है, और P1 प्रोसेस को कितने चाहिए, ए के 7 इंस्टेंस, बी के 4 इंस्टेंस और सी के 3 इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो क्या इतने अवेलेबल में से क्या ये प्रोवाइड कर सकते हो क्या, कि भाई मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास में मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे नीड है 10 रिसोर्सेज की, लेकिन मेरे पास में 7 है, तो क्या मैं ना 10 को 7 में से उसको प्रोवाइड करवा सकती हूँ क्या, नहीं करवा सकती। तो जो P1 प्रोसेस है ना उसको अवेलेबल में से कोई भी रिसोर्स नहीं मिलेगा। उसके बाद में देखो मेरे पास में एक एक कितने हैं, कितने की नीड है मुझे 1 की, तो देखो हमारे पास में कितने अवेलेबल हैं, ए के 3, बी का 3 और सी का 2 इंस्टेंस अवेलेबल है। P1 प्रोसेस ने बोला कि मुझे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, ए के 7, बी के 4 और सी के 3, तो अवेलेबल में से ये रिमेनिंग नीड फुलफिल नहीं हो सकती। उसके बाद में P2 प्रोसेस आएगी, P2 प्रोसेस को अपने आप के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, ए का 1 इंस्टेंस, बी का 2 इंस्टेंस और सी का 3 इंस्टेंस। तो देखो 1 2 2 को फुलफिल कर सकते हैं ना इस अवेलेबल में से। तो फिर क्या होगा, अब जो P2 प्रोसेस है ना वो क्या करेगी, अपने आप इन अवेलेबल में से इतने रिसोर्सेज को ले लेगी, ए का 1 इंस्टेंस ले लेगी, बी के 2 इंस्टेंस और सी के भी 2 इंस्टेंस ले लेगी, एग्जीक्यूट होगी और क्या करेगी, एग्जीक्यूट होने के बाद में टर्मिनेट हो जाएगी। तो जब ये P2 रिसोर्स टर्मिनेट होगी ना तभी क्या करेगी, ये जो अलोकेटेड जितने भी रिसोर्सेज है P2 के उसको भी क्या करेगी, ये रिलीज कर देगी। रिलीज करने के बाद में आपको क्या करना है, जो अलोकेशन है उसको इस अवेलेबिलिटी में प्लस कर देना है। तो अब क्या होगा, 3 में इस ए का कितना है 2, और इस 3 को 2 से प्लस करेंगे तो कितना आया 5, 0 और 3 को प्लस करेंगे तो 3, और इस 0 और इस 2 को प्लस करेंगे तो 2। तो अब क्या हो गया, अब कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हो गए 5 3 2, बिकॉज अपने पास में क्या था, स्टार्टिंग में इतने अवेलेबल थे। P2 प्रोसेस ने क्या किया, उस अवेलेबल में से अपनी रिमेनिंग नीड को फुलफिल किया, और जब ये टर्मिनेट हो रही है ना P2 प्रोसेस, फिर क्या कर रही है, जितने भी रिसोर्सेज को अलोकेटेड थे ना उनको ये रिलीज कर देगी। तो सबसे पहले जो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हुई वो कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई है,
P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई है। इसके बाद में क्या होगा, अब कितने अवेलेबल हैं, 5, 3, 2 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब अपन देखेंगे कि रिमेनिंग नीड में से क्या इसको फुलफिल कर सकते हैं क्या, एक एक कितने अवेलेबल हैं, 3, और P3 प्रोसेस को कितने चाहिए, 6 रिसोर्स चाहिए, तो ये फुलफिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में P4 प्रोसेस को देखेंगे, एक एक कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, 5, और एक एक कितने चाहिए P4 को, 2। यहाँ पे B रिसोर्स के 3 इंस्टेंस अवेलेबल हैं, और P4 प्रोसेस को कितना चाहिए, 1 इंस्टेंस, और C के कितने रिसोर्स अवेलेबल, कितने इंस्टेंस अवेलेबल है, 2, और C के कितने, जो P4 प्रोसेस है उसको C का कितना चाहिए, 1। तो ये जो है ना P4 प्रोसेस वो फुलफिल हो सकती है। इसमें से क्या हो गया, P4 प्रोसेस ने अपने रिमेनिंग नीड को फुलफिल किया, एग्जीक्यूट किया, और क्या करेगी, ये जो एग्जीक्यूट होने के बाद में जब ये टर्मिनेट होगी ना P4 प्रोसेस, तो क्या करेगी, जितने भी रिसोर्स इसको अलोकेटेड है ना उनको रिलीज कर देगी, और ये रिसोर्स किस में ऐड हो जाएंगे, अवेलेबल के अंदर। अवेलेबल एक ही कितने हैं, 5, और इसने कितना रिलीज किया, 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7। उसके बाद में B के कितने हैं अवेलेबल, 3, कितना रिलीज किया, 1, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 2 + 1, 3, तो अब अवेलेबल कितने हैं, 7, 4, 3। उसके बाद में अब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, P4, P2 के बाद में P4 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ। P4 के एग्जीक्यूट होने के बाद में देखो, उसके बाद में P5 आया, P5 अवेलेबल इतने हैं, और P5 जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, A के 5, B के 3 और C के 1, तो ये अवेलेबल में से इसको अलोकेट कर सकते हैं। तो जब ये P5 प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो गई और जब टर्मिनेट होगी ना, तो टर्मिनेट होने से पहले क्या करेगी, जितने भी अलोकेटेड है ना उनको रिलीज कर देगी, और रिलीज करके क्या होगा, इस अवेलेबल में इस अलोकेशन को ऐड कर देंगे। 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7, 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4, और 3 में 2 का प्लस करेंगे तो 5। अब उसके बाद में P4 के बाद में कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई, P5 एग्जीक्यूट हुई। अब P5 के बाद में कौन सी प्रोसेस बची है, देखो P1 बची हुई है और P3 बची हुई है। तो सबसे पहले अपन P1 प्रोसेस को देखते हैं। P1 अपने पास में अब अवेलेबल कितने हैं, 7 है, 4 है और 5 है, और P1 को कितनी रिक्वायरमेंट है, 7, 4, 3। तो अब क्या है, देखो अब जो रिमेनिंग नीड है ना P1 की वो फुलफिल हो सकती है। तो अब क्या होगा, अवेलेबल में से रिमेनिंग नीड को फुलफिल किया, P1 क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा, और जब टर्मिनेट होगा ना P1 तब क्या करेगा, अलोकेशन को रिलीज कर देगा। तो 7 में 0 को प्लस करेंगे 7, 4 में 1 को प्लस करेंगे 5, और 5 में 0 को प्लस करेंगे तो 5। अब अवेलेबल कितने हैं, 7, 5, 5 अब अपने पास में अवेलेबल है। उसके बाद में P5 के बाद में कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, P1, और P1 के बाद में देखो अब कौन सी प्रोसेस बची हुई है, P3। P3 कितना रिसोर्स चाहिए, 6, 0, 0, और अपने पास में अवेलेबल कितने हैं, 7, 5, 5। तो P1 की जो P3 है उसकी जो रिमेनिंग नीड है वो भी इस अवेलेबल में से फुलफिल कर लेंगे। P3 जब एग्जीक्यूट होने के बाद में टर्मिनेट होगी तो क्या करेगी, जितने भी रिसोर्सेज है ना अलोकेशन के उनको ये रिलीज कर देगी, और ये रिलीज वाले किस में ऐड हो जाएंगे, इस अवेलेबल के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो 7 + 3 10, 7, 5 + 0 5, और 5 + 2 7। तो देखो लास्ट में क्या आंसर आ रहा है आपके, 10, 5, 7, और स्टार्टिंग में भी कितने अपने पास में रिसोर्सेज थे, 10, 5, 7, और फाइनल आंसर में भी 10, 5, 7, यानी कि जो अपने एग्जाम्पल किया है वो एकदम सही किया है। और अब लास्ट में कौन सा एग्जीक्यूट हुआ है, P3। तो देखो ये क्या बनी है, ये बनी है, इसको बोला गया है दिस इज अ सेफ स्टेट, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज है ना, तो देखो इसको क्या बोला गया, सेफ स्टेट या फिर सेफ सीक्वेंस बोला गया है। तो इसका मतलब क्या है, नो डेडलॉक, कि डेडलॉक अराइज ही नहीं हुआ है, और ये जितने भी प्रोसेस हैं P1 से लेकर P5 तक वो एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये था बैंकर्स एल्गोरिथम का एग्जाम्पल। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।